अपना 25 तारीख को पेपर हुआ था, क्योंकि आपने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ लिया है, तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, और जो इस संडे को है वो मिक्स पेपर होगा। हम अब तक एटॉमिक, पीरियोडिक और डी एफ ब्लॉक पढ़ चुके, तो आपको वो सारा मिक्स पढ़ के आना, उन तीनों चैप्टर्स का होगा। और 25 फरवरी को जो अपना पेपर हुआ था उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि निम्न में से वो कौन सा आयन है जिसका चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसका चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक है, तो उसका एक ही बात होती है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा हो। क्योंकि हमें यह पता है कि जो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास डी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है √n+2, और यूनिट जो है इसकी आप सबको पता है कौन सी है, बोर मैग्नेट्रॉन है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज़्यादा मिलेगा। और वैसे भी हमें पता है कि जो 3D सीरीज है उसके अंदर सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण Mn+2 में ही मिलता है, क्योंकि इसके अंदर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप सबको यहाँ दिख रहा है मैंगनीज Mn 25 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद तो बार बार याद करने की कोशिश करें। आर्गन, फिर आपको पता है 4s2, और फिर क्या है 3d5। यहाँ हमें Mn+2 दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चले गए, 3d उपकोष 5d कक्षकों से मिलकर बना है, पांचों में आप एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 5। और आपको बता चुका जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उससे आंसर ज़्यादा ही आएगा, 5 से ज़्यादा, लेकिन 6 से क्या आएगा, कम। तो आप सबको पता है यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 5 और 2 7, 5 ये 5 और 2 7, 7 पंजे 35, और √35 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 5.93 बोर मैग्नेट्रॉन। टाइटेनियम +3 की अगर बात करें तो सर टाइटेनियम +3 क्यों नहीं गया, क्योंकि टाइटेनियम +3 का एटॉमिक नंबर है टाइटेनियम का 22 है या नहीं। उसका विन्यास होता आर्गन 4s2 3d2, अरे हाँ या ना। 3 इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब 2 तो 4s से चले जाते, एक 3d से जाता, तो इसमें एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता। स्कैंडियम +3, स्कैंडियम +3 आपको पता है 21, स्कैंडियम 21, विन्यास क्या होता, आर्गन 4s2 3d1। तो स्कैंडियम +3 अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय है। जिंक +2, इसके अंदर D10 विन्यास है, जिनमें D0 और D10 विन्यास होता है वो तो आपको पता है कैसे हैं, प्रतिचुंबकीय। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बन गया। और इसी क्वेश्चन को फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया। कैसे पूछा गया, एक डी ब्लॉक का तत्व या 3D सीरीज का तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 25 है और जलीय विलयन में वो द्विसंयोजी आयन Mn+2 बनाता है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। NCERT का एग्जाम्पल है और आंसर क्या जाता है 5.93 बोर मैग्नेट्रॉन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आयन यहां प्रतिचुंबकीय है। अब आप जरा ध्यान से देखें, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, अरे है या नहीं। अब विन्यास अच्छे से याद हो जाना चाहिए, आर्गन लिखना है पहले, फिर विन्यास होगा क्या 4s2, और फिर क्या होगा 3d2। हमें पता है इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन जाते ही इसमें D0 विन्यास है, और आप सबको पता है जिनमें D0 और D10 विन्यास होता है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। यहाँ वेनेडियम +3 है, तुरंत याद आना चाहिए, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 23, अरे है नहीं। तो उसका विन्यास तो क्या होता, आर्गन 4s2 3d3। अगर आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालते तो 2 तो 4s से जाते, एक 3d से जाता, तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचते, 2। क्रोमियम +3, क्रोमियम का विन्यास आपको पता है 3d5 4s1, अरे हाँ या ना। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने थे, 3, एक 4s से जाता, 2 3d से, तो फिर इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते। और कॉपर +2, कॉपर +2 का विन्यास होता है 3d, कॉपर का विन्यास 3d10 4s1, +2 का मतलब विन्यास रहा 3d9, और 3d9 में आपको पता है कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये भी अनुचुंबकीय होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वो कौन सा तत्व है जिसका विन्यास n-1 D10 और NS2 नहीं है। कॉपी में अच्छी तरह से आपको लिखाया भी है कि D10 और NS2 विन्यास किसका रहता है। तो पहले ही बता चुका कि जो सेकंड बी वर्ग के तत्व हैं, चाहे जिंक हो, चाहे कैडमियम हो, चाहे मरकरी हो, उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D10 NS2 होता है।
जिंक, कैडमियम और मरकरी। और कॉपर Ag और Au का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सबको पता है क्या होता है, N-1 D10 NS2 होता है या NS1 होता है, NS1। ये कॉपर Ag Au का होता है। आया ध्यान, कौन आगे आया? इनमें से वो कौन सा तत्व है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता? तो आप सबको पता है कि जो हमारी 3D सीरीज है उसके अंदर दो तत्व ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। एक तो स्कैंडियम है और एक जिंक है। हम सबको पता है स्कैंडियम +3 दिखाता है और जिंक क्या दिखाता है, +2। सबको पता है कॉपर तो +1 और +2 दोनों दिखा देता है। निकेल के अंदर +2, +3, +4 तक देखने को मिलता है। टाइटेनियम के अंदर भी अगर आप देखेंगे +2, +3, +4 तक देखने को मिलेगा। लेकिन स्कैंडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2, और जिंक कौन सी दिखाता है, सॉरी स्कैंडियम दिखाता है +3 और जिंक कौन सी दिखाता है, +2। संक्रमण धातुओं का कौन सा गुण उनके संकुल बनाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपको बता चुका कि डी ब्लॉक के तत्व कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तुरंत याद आना चाहिए कि संकुल बनाने का मतलब एक चीज तो धातु आयन होगा, दूसरी चीज क्या होगा, लिगैंड होगा। धातु आयन में मैंने 3 प्रॉपर्टीज बताई थी, तभी वो संकुल यौगिक बनाएगा। पहली बात तो धातु आयन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ध्यान आया। दूसरा आपको बता रखा है धातु आयन का आकार कैसा होना चाहिए, छोटा, ताकि वो लिगैंड को अट्रैक्ट कर सके, एनर्जी रिलीज हो, कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी मिले। और तीसरा पॉइंट बता चुका, धातु आयन पर क्या होना चाहिए, उच्च आवेश घनत्व होना चाहिए। ये 3 फैक्टर होते हैं डी ब्लॉक के धातु आयन में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, धातु आयनों का कैसा आकार है, छोटा। ये कोई बात नहीं है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होना, हाँ वो बात सही है कि डी ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। संक्रमण धातु धानायनों का आकार बड़ा होता है, ये बात तो गलत है। डी ब्लॉक के धातु आयनों का आकार तो कैसा होता है, छोटा होता है, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और चौथा हमारे पास ऑप्शन है कि इनमें तो वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस होती है, एब्सेंट थोड़ी होते हैं, बल्कि इनमें तो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आसानी से क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या गया, फर्स्ट गया। अधोलिखित संक्रमण धातुओं में +8 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें देखने को मिलती है? इस साल फर्स्ट ग्रेड 2022 में देखने को मिला ये क्वेश्चन। मैं आपको बता चुका 3D सीरीज में तो सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज में +7 तक मिलती है, और पूरे डी ब्लॉक के अंदर सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें मिलती है, ऑस्मियम में। और बता चुका कहां तक मिलती है, +8 तक। कहां तक, +8। आया ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कैटलिस्ट के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो मैंने कहा था डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। 3 प्रॉपर्टीज लिखाई थी। पहली बात तो मैंने बताया था कि इनकी वैलेंसी फ्री होती है। दूसरी मैंने कहा था इनके अंदर वेरिएबल वैलेंसी पाई जाती है। अरे आया ध्यान, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी दिखा सकते हैं, परिवर्तनशील। तो डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक हैं, उनके लिए कौन सी शर्त नहीं है? हमने पढ़ा था कि इनमें वेरिएबल वैलेंसी होती है, हमने पढ़ा था सतह पर फ्री वैलेंसी होती है, हमने पढ़ा था इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। हमने कहीं ये नहीं पढ़ा कि इनके अंदर आयनन विभव कैसा होता है, उच्च होता है। इसीलिए 67 का आंसर 2 गया। याद करेंगे कैटलिस्ट के यूजेस बताए थे। याद आना चाहिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस। याद आना चाहिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके निर्माण में काम आता है, सल्फ्यूरिक एसिड। याद करें H2SO4 के निर्माण की विधि संपर्क विधि कहलाती है या कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहलाता है। और उसके अंदर जो कैटलिस्ट काम आता है वो आपको मैंने बताया था कौन सा काम आता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। याद करो आयरन यूज आता है हैबर प्रोसेस में। किसमें, हैबर, जिसमें हम अमोनिया बनाते हैं। याद करो हमने पढ़ा था प्लेटिनम, याद आया, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। मैंने कहा था नाइट्रिक एसिड निर्माण का प्रोसेस है, उसके अंदर प्लेटिनम काम आता है। स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, तो वो कौन सी अक्रिय गैस प्राप्त करेगा? ये कह रहा है स्कैंडियम, सबको पता है 21, विन्यास सबको पता है आर्गन, फिर आप सबको पता है 4s2, और फिर विन्यास क्या होगा, 3d1। समझ में आ गया होगा। स्कैंडियम जब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो कौन सा विन्यास हो जाएगा, आर्गन जैसा। बोलो, आर्गन जैसा। संक्रमण धातु आयन अपनी जब निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो किस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं? तो आपको बता चुका जो संक्रमण धातु के आयन्स हैं इनकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है, जैसे Mn+2,
Mn+4, जब इनकी Mn+2 Mn+4 जब इनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तब इन मेटल्स का साइज बड़ा होता है, और जब मेटल्स का साइज बड़ा होता है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जब इनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जैसे Mn+7 Cr+7, तो बोलो वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं या सहसंयोजक? सहसंयोजक। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि संक्रमण धातु आयन जब अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उस समय वो किस प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं, तो आंसर क्या गया? आयनिक बॉन्ड। एक संक्रमण धातु आयन है D7, उसकी अनुचुंबकीय सुग्राहिता, मतलब कहने का मतलब चुंबकीय आघूर्ण ही निकालना है। क्या निकालना है? चुंबकीय आघूर्ण। तो आप सबको पता है D7 का मतलब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। अरे हाँ या ना? D7 ऐसे ही तो भरोगे, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। मैं बता चुका जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे ज़्यादा आंसर होता है। 3 से ज़्यादा होगा लेकिन 4 से कम होगा, और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 3.87। आ गया होगा ध्यान। डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों? तो आपको बताया था कि पहला कारण तो ये होता है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन मुझे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का तो कोई कॉन्सेप्ट दिख ही नहीं रहा। अरे दिख रहा है क्या? दूसरा मैंने आपसे कहा था डी ब्लॉक के तत्व इसीलिए कलर देते हैं क्योंकि इनमें डी ट्रांजैक्शन पाया जाता है, और उस दौरान ये दृश्य क्षेत्र की ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। इसीलिए डी ब्लॉक के धातु आयन क्या बनाते हैं? कलर्स बनाते हैं, क्योंकि डी ट्रांजैक्शन होता है और साथ ही साथ दृश्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित संक्रमण धातुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कौन सा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो आप सबको पता है 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज दिखाता है, और आपको बता चुका कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो हमें NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D के क्या रखने होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अरे याद आया? और बता चुका सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में मैंगनीज दिखाता है +7 तक। आया ध्यान? और उसका विन्यास आपको दिखाई दे रहा होगा 3D5 और क्या हो गया? 4s2। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें तो 3 और 2 5 होगी, इसके अंदर कितनी होगी? 5 और 1 6 होगी, इसमें 2 तो NS के इलेक्ट्रॉन और 4 इसके, 4 और 2 6। याद करो N-1D के तो अयुग्मित लेते हैं और NS के पूरे की पूरे ले लेते हैं, और इसके अंदर समझ में आ गया होगा यहाँ सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। वो कितनी मिलेगी? +7 मैंगनीज में, जिसका विन्यास 3D5 4s2 है। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो अनुचुंबकीय भी है और कलर्ड भी है? तो अनुचुंबकीय और कलर्ड के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो अनुचुंबकीय भी होगा और कलर्ड भी होगा। आ रहा है समझ में? अब हमें पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में ये जो क्रोमियम है इस पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर आता है, और आप सबको पता है क्रोमियम +6 में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। 3D5 4s1 6 की 6 चले गए, तो इसमें D0 विन्यास है, अतः ये तो अनुचुंबकीय हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन हमारे को दिया हुआ है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। थोड़ा सा आप देखें, यहाँ 2 तो अमोनियम आयन जुड़े हुए हैं, एक टाइटेनियम है और एक क्लोरो जुड़ा हुआ है 6। जैसे मुझे ये देखना है कि ये कंपाउंड मुझे कलर देगा या नहीं देगा, तो मैं उसके आयन को पकड़ूंगा। किसको पकड़ूंगा? आयन को। अगर मुझे दिखेगा कि आयन में युग्मित इलेक्ट्रॉन है तब तो वो अनुचुंबकीय हो गया, और सारे इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित हैं तो कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय होगा। अब इसमें हमारा क्या आया? टाइटेनियम क्या आया? +4, और टाइटेनियम +4 में भी एक भी युग्मित नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता ना फिर आंसर क्या रहेगा इसका? 3rd रहेगा। अरे आया समझ में? और इसके अंदर कॉपर +1 है, और कॉपर +1 में विन्यास क्या रहेगा? D10। तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा? 3rd रहेगा, क्योंकि हमसे अनुचुंबकीय पूछ रहा है। तो इसी 3rd में ही हमें एक अयुग्मित मिलेगा। इसके अंदर D0 विन्यास है, इसमें D0 विन्यास है, इसमें D10 विन्यास है, लेकिन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 1, तो यही अनुचुंबकीय होगा। आ गया समझ? अरे हाँ या ना? अगला क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को ध्यान से देंगे। संक्रमण तत्व का सामान्य सूत्र N-1 D 1 से 10 NS1 और 2 होता है। संक्रमण तत्वों का सामान्य सूत्र N-1 D 1 से 10 NS1 2 होता है।
ठीक है। संक्रमण तत्व n-1 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, सही है क्या बताओ? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में। संक्रमण तत्व का सामान्य सूत्र n-1 1 से 10 ns1 2 होता है, सही है? अरे हाँ या ना बताओ। दूसरा स्टेटमेंट, संक्रमण तत्व n-1 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो ये बात तो गलत है। सुनो, दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, ध्यान से देखना। आपको पता है संक्रमण तत्व तो वे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जो अपनी परमाणविक अवस्था में या ऑक्सीडेशन स्टेट में D1 से लेकर क्या रखते हैं, D9 तक विन्यास रखते हैं। तो संक्रमण तत्व n-1 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और ऊपर वाला है संक्रमण तत्व का सामान्य सूत्र n-1 1 से 10 ns1 या 2 होता है। अरे सही है गलत है? तो कथन तो सही है, लेकिन कारण कैसा है, असत्य है। क्योंकि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके n-1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होते बल्कि 9 तक होते हैं, 1 से 9। जिंक कैडमियम मरकरी संक्रमण तत्व है क्या? याद करो, क्या डी ब्लॉक के सारे तत्व संक्रमण तत्व हैं क्या? अरे है क्या? बताया था जिंक कैडमियम मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है। अरे याद आ रहा है? तो इसका मतलब कथन तो गलत हो गया। जिंक कैडमियम मरकरी में भाइतम कोश पूर्ण भरा हुआ है, सही है? बताओ। जिंक कैडमियम मरकरी में भाइतम कोश पूर्ण भरा है क्या? जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d10 4s2, तो भाइतम कोश तो 4s है, तो पूरा भरा हुआ है। 4s के आगे 4p खाली नहीं पड़ा हुआ। भाइतम कोश तो तब पूरा भरा हुआ माना जाता है जब भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अरे बताओ। नहीं, अब देखो ना, यही तो है ध्यान से देखने की बात। जिंक कैडमियम मरकरी संक्रमण तत्व है, ये तो कथन गलत हो गया। तो ये तो क्लियर है कि कथन ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। आंसर चौथा ही होगा। आप तीनों ऑप्शन तो देखो, कथन कारण दोनों सत्य हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कथन ही हमें पता है गलत है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं। अरे कथन और कारण दोनों सत्य हैं कि कथन सत्य है क्या ये है? तो तीसरा भी नहीं हो सकता। अब आपके सामने, हाँ मैडम, हाँ जी, अच्छा अभी करूँ एक बार। अब देखें, एक मिनट बेटा, 10 मिनट, यही तो है इसमें परेशानी। ये जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, इनमें यही चीज़ तो अपन को देखनी है। एक मिनट बेटा, कोई वो है ग्रुप है। अरे आ गया क्या समझ में? आप क्वेश्चन तो देखो, पहला स्टेटमेंट है कथन जिंक कैडमियम मरकरी संक्रमण तत्व है। अब बोलो सही है क्या ये बात? अरे सही है क्या? तो ये तीन तो वैसे ही गलत हो गए ना। कथन सत्य है, कथन सत्य है, कथन सत्य, ये तो हो ही नहीं सकता। तो 100% चौथा आएगा। और आपको पता है कि जिंक कैडमियम मरकरी का भाइतम कोश पूरा थोड़ी भरा हुआ है। भाइतम कोश तो तब पूरा भरा हुआ होता, भाइतम कोश तो तब पूरा भरा हुआ माना जाता है जब भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप खुद ही कह रहे हो कि इसके भाइतम कोश में तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कथन भी गलत है और कारण भी गलत है, इसीलिए आंसर चौथा गया। देखिए इस बार फर्स्ट ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन आए थे और इन्हीं में सब उल्टे सीधे हो गए थे। अगला क्वेश्चन सोच के बताएं। क्यूप्रस लवण प्रतिचुंबकीय है। क्यूप्रस बोलते हैं Cu+1 को, और क्यूप्रिक होता है Cu+2। अब आप सबको पता है जो क्यूप्रस है ना, इसके अंदर D10 विन्यास है, तो क्यूप्रस लवण प्रतिचुंबकीय है, सही है। और क्यूप्रस आयन में
D10 विन्यास है, तो सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित हैं। तो कथन भी सही है और कारण भी कैसा है? हाँ मैडम, अरे हाँ हाँ बिल्कुल, चलो दे रहा हूँ मैं क्लास में था, 1 मिनट दे रहा हूँ। अरे 1 मिनट दे रहा हूँ, है ना? ठीक है ठीक है ठीक। आ गया बेटा समझ में? तो कथन सही है और कारण भी सही है, और कथन कारण का क्या है? सही स्पष्टीकरण है। अनुज बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? बेटा यही तो है, वहाँ जब पेपर का लेवल टफ बनाएगा ना, वो सोच लेगा कि इसको औंधा ही करना है, तो बस यही तरीका होता है। इस साल फर्स्ट ग्रेड में ऐसे ही तो दिया उसने, कथन कारण, कथन सही है, कारण सही है। तो दिख रहा है जिंक क्यूप्रस लवण प्रतिचुंबकीय है, बिल्कुल सही है। और कारण भी ठीक है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित है, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, जिरकोनियम और हैफनियम की परमाणविक त्रिज्या समान है। अरे है या नहीं? और जिरकोनियम और हैफनियम एक ही वर्ग में आते हैं, याद करो, टी जरा हाफ। अरे हाँ या ना? तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन बताओ क्या कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है क्या? कि जिरकोनियम और हैफनियम की साइज तो बराबर कौन से संकुचन के कारण होती है? लेंथेनाइट। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का क्या नहीं करता? सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा? सेकंड रहा। आगे समझ में? जिंक, कैडमियम, मरकरी असंक्रमण तत्व है, बिल्कुल सही है। अरे जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों संक्रमण तत्व नहीं है ना, असंक्रमण तत्व है। लेकिन कॉपर, AgAu संक्रमण तत्व है, बिल्कुल सही है। जिंक, कैडमियम, मरकरी तो संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन कॉपर, AgAu संक्रमण तत्व है। फिर वो कहता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी में परमाणविक अवस्था में N-1d कक्षक पूर्ण पूरित होता है, जबकि कॉपर, AgAu में अपूर्ण होता है। बताओ, देखो परमाणविक अवस्था की बात कर रहा है। जिंक, कैडमियम, मरकरी की अगर आप परमाणविक अवस्था देखें तो इसमें भी 3d10 होता है, और कॉपर में भी क्या होता है? 3d10। ये कॉपर +2 जो बनता है ना, मतलब कॉपर की एक्साइटेड जब स्टेट होती है उस समय ये डी कक्षक कैसा होता है? अपूर्ण होता है। तो कथन तो सही है, लेकिन बताओ कारण सही है क्या? कथन सही है, लेकिन कारण क्या नहीं है? सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी असंक्रमण तत्व सही है, कॉपर, AgAu संक्रमण तत्व सही है। जिंक, कैडमियम, मरकरी की परमाणविक अवस्था में तो डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, सही है। लेकिन कॉपर, AgAu जो है उसके अंदर आपको पता है परमाणविक अवस्था के अंदर, परमाणविक अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण नहीं होता, परमाणविक अवस्था में तो डी कक्षक पूरा ही भरा होता है। वो तो जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उस समय डी कक्षक कैसा होता है? अपूर्ण। इसीलिए कथन सही है, कथन तो कैसा है? सही है, और जो कारण है वो कैसा है? असत्य। पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट गुलाबी रंग का होता है, और लिखाया हुआ है इसका कारण कौन सा होता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन का क्या करता है? सही स्पष्टीकरण करता है। संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, सही है बात। और रीजन बता रखा है, क्योंकि इनके NS और N-1d के बीच में ऊर्जा लेवल लगभग कैसा होता है? समान। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन का क्या है? सही स्पष्टीकरण है। D7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का चुंबकीय आघूर्ण D2 विन्यास से अधिक होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि D7 में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और D2 में कितने होंगे? 2। तो ठीक है, D7 में D2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, D7 में D2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, ये बात तो सही है। देखो D7 का चुंबकीय आघूर्ण D2 विन्यास से अधिक होता है, कथन तो सही है, और कारण भी सही है कि D7 में D2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, सही है बात। ये तो भाई इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या कारण कथन का सही व्याख्या है? सही व्याख्या तो ये होती कि D7 में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि D2 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए कथन सही है, कारण सही है, लेकिन कारण कथन का क्या नहीं है? सही स्पष्टीकरण नहीं है। इनमें से कौन सा F ब्लॉक का तत्व नहीं है? आपको पता है, लुटीशियम है, शीलू परमाणु क्रमांक 71। अरे हाँ या ना?
प्रोमेथीमियम, याद करो परमाणु क्रमांक कितना है इसका, अरे बोलो प्रोमेथीमियम, अरे कॉपी में देख के बता दो प्रोमेथीमियम 61, सिर पर 9 दिए रखकर परमेश्वरी समझाए। याद करो थूलियम टीएम 61 है थूलियम, सिर पर 9 दिए रखकर परमेश्वरी समझाए। यूरोप के गढ़ तबाले में डायन है, अरे तुम यारो, अरे तुम यारो लुटवाओगे 69। टेक्नीशियम डी ब्लॉक का तत्व, मन तकरे मैंगनीज के नीचे आता है। आगे समझो, इनमें से कौन सा एक्टिनाइट सीरीज का तत्व है? लैंथेनम तो 57 डी ब्लॉक का है, अरे हाँ या ना। गैडोलिनियम 64 लैंथेनाइट का है, ए ब्लॉक का। लुटीशियम 71, याद करो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, अरे याद आ गया। थोरियम परमाणु क्रमांक 90 कौन सी सीरीज का है? एक्टिनाइट सीरीज। गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 64। देखो कई बार तो क्या करा करो, एक दो क्वेश्चन तो इससे ही गलत हो जाते हैं टोटल जोड़ने से। जैसे देखो ये गलत हुआ, जीनॉन 54 और 1 55, 55 और 2 57, 57 और 7 64 हो सकता है। 54 और 2 56, 56 और 7 63, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 64 इलेक्ट्रॉन बैठ ही नहीं रहे। ठीक है, ऐसा एक बार तो ऐसे भी चेक कर लिया करो। 56 और 2, अरे सॉरी 54 और 2 56, 56 और 8 64, तो ये 3 में से आना है। अब मुझे याद होना चाहिए कि मैंने आपको बता रखा है कि 57 से 71 में 4 अपवाद है, ला शीलू जीडी, ला शीलू जीडी। गैडोलिनियम में आप सबको पता है D1 विन्यास होता है, अरे है या नहीं? तो देखो D1 केवल किस में है? सेकंड में। आगे ध्यान, मिश्र धातुओं में लोहा, सल्फर और कार्बन अवशेषों के साथ 95% कौन सी सीरीज पाई जाती है? लैंथेनाइट सीरीज। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ये सारी चीजें रट जाएं और कुछ नहीं है। सीरियम, लैंथेनम, प्रोमेथीमियम, इटर्बियम, 4 आयन देगा, पूछेगा इनको साइज के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तुरंत दिमाग में लैंथेनाइट संकुचन आना चाहिए। सीरियम का परमाणु क्रमांक आप सबको पता है कितना है? 58, अरे है नहीं? लैंथेनम का कितना है? 57, प्रोमेथीमियम अभी भी बताया 61 और इटर्बियम का कितना है? 70। आपको त्रिधनात्मक आयन देगा 57 से 71 के बीच में। जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है बता चुका, उसकी साइज सबसे छोटी। इटर्बियम +3 से बड़ा कौन होगा? प्रोमेथीमियम +3। प्रोमेथीमियम +3 से बड़ा कौन होगा? सीरियम +3। और सीरियम +3 से बड़ा कौन होगा? लैंथेनम +3। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें लैंथेनम +3 सबसे बड़ा हो? अरे है नहीं, सीरियम, प्रोमेथीमियम, इटर्बियम। आगे समझना, लैंथेनाइट्स के अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे बोलो +3, और रीजन भी बताया क्योंकि इसके जो 3 क्रमागत आईपी है उनका योग कम होता है, इसीलिए इनके अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 पाई जाती है। यूरोपियम, हाँ सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका, यूरोपियम 63। पहले तो 63 ही गिन लो, आपको पता है पहले तो कैसे खींचेंगे? जीनॉन, अरे सही है 54। रिपीट कर देता हूँ, यूरोपियम 6ठे आवर्त में आता है। लैंथेनाइट सीरीज की जो मेटल्स हैं वो 6ठे आवर्त में आती हैं। 6ठे आवर्त में पहले इलेक्ट्रॉन S में जाता है, फिर F में जाता है, फिर D में जाता है, फिर P में जाता है। जो N का मान होता है वो S और P का मान होता है, D का 1 कम होता है और F का 2 कम होता है। और इससे पहले हम सबको पता है कौन सी अक्रिय गैस लिख दी जाती है? जीनॉन। 54। जीनॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन किस में गए? 6s2। 54 और 2 कितना हुआ? 56। यूरोपियम अपवाद नहीं है तो वही रूल चलेगा, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में जाएंगे। 56 और 7 कितना हो गया? 63। तो आंसर क्या होगा? 4f7 और क्या होगा? 6s2। टर्बियम 65, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका। टर्बियम बता चुका, सबसे पहले तो क्या लिख दोगे? जीनॉन, सही है 54। जीनॉन के बाद अरे अच्छा 6s2, 54 और 2 कितना हो गया? 56, और 6s के बाद 4f9। है क्या ऐसा ऑप्शन?
है क्या? नहीं है ना, तो थोड़ा सही कर लो इसको, 4F9 और 6S2 आएगा। आगे समझ में? ऐसे ही होगा बेटा, ये याद थोड़ी रहता है। निम्नलिखित में से किस लैंथेनाइड में F14 विन्यास है? याद करेंगे, एक तो इटर्बियम +2 में और एक बता चुका लैंथेनम +3 में। इन दो में F14 विन्यास होता है। एक तो इटर्बियम +2। निम्नलिखित में से किस लैंथेनाइड में F14 विन्यास है? एक तो लुटीशियम +3 और एक होता है इटर्बियम +2 में। इटर्बियम याद करो, इटर्बियम 70 पहले किस में खींचोगे? अरे बोलो, जीनॉन। फिर 2 इलेक्ट्रॉन किस में? 54 और 2 56। और यहां 4F में कितने आते हैं? इटर्बियम +2। इटर्बियम +2 और लुटीशियम +3, इन दोनों में आपको पता है F14 विन्यास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? कल ही बताया था, एक्टिनाइड सीरीज में 2 एलिमेंट हैं, एक तो नेपच्यूनियम और एक प्लूटोनियम। याद करो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे और पुराने। तो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम में आप सबको पता है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है? +7। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार लगभग समान नहीं होता? याद करेंगे, T-12। लैंथेनाइड संकुचन के कारण जिरकोनियम और एफनियम की साइज बराबर। याद करेंगे, वो नवाब था। वेनेडियम से बड़ा नायोबियम, नायोबियम और टेंटेलम आपस में कैसा? बराबर। याद करेंगे, कॉमा में वो, अरे आ रहा है ध्यान, क्रोमियम से बड़ा कौन? मोलिब्डेनम, और मोलिब्डेनम और वोल्फ्रेम की साइज कैसी? बराबर। आंसर क्या हो जाएगा? इट्रियम। और वह तत्व जो एक्टिनाइड नहीं है, एक्टिनियम 89 नंबर डी ब्लॉक का तत्व है। थोरियम 90, यूरेनियम बाढ़ में, नेपच्यूनियम कराड़। आया समझ में? लैंथेनम, प्रेसिमोडियम, समेरियम और टर्बियम त्रिधनात्मक आयन दे रखे हैं। आयनिक त्रिज्या के क्रम में अरेंज करना है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, कितना है? 57। प्रेसिमोडियम का 59। सिर पर 9 दिए रखकर परमेश्वरी समझाए का कितना? 62। अरे आया ध्यान? टर्बियम का कितना? 65। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी साइज सबसे छोटी, यानी टर्बियम +3। टर्बियम +3 से बड़ा कौन होगा? समेरियम +3। समेरियम +3 से बड़ा कौन होगा? प्रेसिमोडियम +3। और प्रेसिमोडियम +3 से बड़ा कौन होगा? लैंथेनम। है क्या ऐसा ऑप्शन जिसमें लैंथेनम +3 को सबसे बड़ा कर रखा हो और उससे छोटा प्रेसिमोडियम? इस साल आया था ये क्वेश्चन। वही साइज में अरेंज करना है। टर्बियम का नंबर याद होना चाहिए, कितना? 65। गैडोलिनियम का, यूरोपियम का, गर्मीन का 62, प्रोमेथीमियम का 61। तो सबसे बड़ा तो कौन होगा? प्रोमेथीमियम। अरे हाँ या ना? और सबसे छोटा कौन होगा? टर्बियम। टर्बियम से बड़ा गैडोलिनियम, गैडोलिनियम से बड़ा यूरोपियम, यूरोपियम से बड़ा समेरियम, और समेरियम से बड़ा, अरे हाँ या ना? इस साल सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा लैंथेनाइड ऐसा है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? तो बोलो कौन है? प्रोमेथीमियम। प्रोमेथीमियम का एटॉमिक नंबर बता चुका, कितना है? 61। सीरियम का कितना? 58। समेरियम का कितना? 62। नियोडीमियम सिर पर 9 दिए, कितना हो जाएगा? 60 होगा क्या? अरे हाँ या ना? सिर पर 9 दिए 60। इनमें से कौन सा एक्टिनाइड नहीं है? थोरियम है, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90। यूरेनियम का 92। कैलिफोर्नियम कितना है? कैलिफोर्नियम देखो कॉपी में, देखो यार, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, तुम तो मेरी शक्ल देख रहे हो। कितना है? टर्बियम है, टर्बियम ही है। टर्बियम का पता है 65 है,
ये लैंथेनाइड सीरीज का है। कितना है कैलिफोर्नियम? 98। लैंथेनम +3 और लुटीशियम +3 दोनों का चुंबकीय आघूर्ण 0 है। लैंथेनम 57, लुटीशियम 71, फर्स्ट ग्रेड में आया था। लैंथेनम +3 और लुटीशियम +3 अगर ध्यान से देखोगे तो लैंथेनम +3 में तो है F0 विन्यास और लुटीशियम +3 में है F14 विन्यास, और इनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए दोनों कैसे हैं? प्रतिचुंबकीय हैं। तो लैंथेनम +3 और Lu+3 दोनों का अनुचुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, क्योंकि दोनों के अंदर ही क्या नहीं पाए जाते? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो A और R दोनों सही है और R A की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। परमाणु क्रमांक 58 सीरियम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नॉन। सीरियम में आपको पता है +3 और +4 दोनों मिलती हैं, तो यही बात सही नहीं है। आई बात समझ में? दूसरा ऑप्शन, द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बता चुका, सीरियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्थायी होती है। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज +3, सही है, और बता चुका जो सीरियम +4 है वो किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और संडे को वापस पेपर लेंगे इसी का ही, तो उसको ढंग से सभी लोग देंगे। मैं टाइम बता दूंगा कितने बजे लेंगे। अब अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग 2 मिनट बाद, ठीक है? स्टार्ट करें केमिकल बॉन्डिंग, 2 मिनट बाद वापस स्टार्ट करूंगा। अब मेरे हिसाब से बुकलेट कराने की जरूरत थोड़ी है। अरे है क्या बुकलेट कराने की जरूरत? अनुज, हो गए सारे समझ में आ गए?